टूरिज्म इन इंडिया की जो यूनिट 1 है इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखो दोस्तों, आपकी जो ये यूनिट 1 है इसका नाम है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद की व्याख्या। और इसी में हमें व्याख्या के अलावा, इन तीनों के मतलब के अलावा, हमें यहाँ पर दृष्टिकोणों को पढ़ना है। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, राष्ट्रवादी और औपनिवेशिक दृष्टिकोण है, निम्न वर्गीय दृष्टिकोण है। अभी क्या है, ये जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मुख्य रूप से आप ये समझिए कि हमें यहाँ पर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद के अर्थ वगैरह को समझना है। इसके अलावा फिर हमें यहाँ पर हमें दृष्टिकोणों को देखना है, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, औपनिवेशिकवादी, इन दृष्टिकोणों को समझना है। ये आपकी यूनिट कहती है। ठीक है, अब यूनिट आपको कितना क्या पढ़ाना चाहती है, ये चीज़ आपको जो वीडियोस अभी आपके लिए बन रही हैं इसमें आपको पढ़ा दी जाएंगी। अब यहाँ पर एक बात समझ लो आगे बढ़ने से पहले, एक्चुअली ये जो आपकी यूनिट 1 है ये 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। देखो, इस यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स हैं। अब कन्फ्यूज़न ये है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो साफ तौर पर ये 2 चैप्टर में कवर की गई है। सिलेबस भी हम देखते हैं उनका, तो 2 चैप्टर में यूनिट 1 को कवर किया गया है, लेकिन हिंदी मीडियम में इसे बस यूनिट 1 नाम दे दिया गया है। तो देखो, आप कंफ्यूज मत होना, मैं खुद भी इस यूनिट को 2 पार्ट में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाऊंगा। 2 पार्ट नहीं, 2 चैप्टर्स में। ठीक है, पार्ट तो कितने भी हो सकते हैं, बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके 2 चैप्टर्स हैं। इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। और आज ये जो आपको वीडियो पढ़ाई जाएगी उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। अब आपको पहले व्याख्या पढ़ाई जा रही है या आपको दृष्टिकोण पढ़ाए जा रहे हैं, इससे आपको मतलब नहीं है। आज हम यूनिट 1 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 में हम इस पूरी यूनिट को कवर कर लेंगे। तो आज चैप्टर 1 हम यूनिट 1 का कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म का यूनिट 1 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को साम्राज्यवाद का थोड़ा सा मतलब पहले से पता होगा। नहीं भी पता तो यहाँ पे मैं हल्का सा पहले आपको साम्राज्यवाद का मतलब समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, साम्राज्यवाद का मतलब यही है कि एक देश, जब एक देश में, जैसे कि जो यूरोपीय देश थे, जब वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे कि जो वस्तुएं वगैरह होती हैं मशीनों के कारण अत्यधिक उत्पादित होती हैं, तो वो उन वस्तुओं को बेचने के लिए नया बाजार ढूंढते हैं। ठीक है, एक नए बाजार की तलाश में वो जो मतलब विकासशील देश होते हैं, या मतलब जो दूसरे देश होते हैं, उनको गुलाम बना लेते हैं। ठीक है, आप बस इतना समझिए कि साम्राज्यवाद का मतलब ये था कि जो यूरोपीय देश थे उनके कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है। उन्होंने क्या किया कि अपने उत्पादन को, जो उनका बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ था, उसको बेचने के लिए नए बाजार की खोज करते हुए नए नए उपनिवेश उन्होंने बनाए थे, और इसी प्रक्रिया को हम साम्राज्यवाद के तौर पर जानते हैं। ठीक है, एक तरह से आप ये समझिए गुलाम बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपनिवेशों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब व्यवस्थित रूप में अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और देखो, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो टफ लगेंगी आपको, लेकिन आप अगर वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला आपका, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा देखोगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। कॉलेज लेवल की पढ़ाई है ये, और पूरी चीजें आपको इस वीडियो में पढ़ाई जाएंगी। मतलब जितनी वीडियोस हैं उसमें आपको सारी बातें पढ़ाई जाएंगी, इसलिए वीडियोस लंबी हो सकती हैं। तो साम्राज्यवाद, अब डायरेक्टली टॉपिक पर आ रहे हैं। तो साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो अगर हम सिर्फ मतलब को देखें साम्राज्यवाद के सिंपल से, तो इसे कहा जा रहा है साम्राज्यवाद ऐसा दृष्टिकोण है या ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ये है कि इसके अंतर्गत एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी इच्छा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अपनी इच्छाओं को, एक स्वार्थी राष्ट्र भी आप कह सकते हो, एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र, एक देश जो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी सम्मान को बढ़ाने के लिए अन्य दूसरे देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास करता है, इसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक दूसरे देश को कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है, और उस देश में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर अपना नियंत्रण या अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। तो उसको हम साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म कहते हैं।
20वीं शताब्दी में शब्द साम्राज्यवाद अपने शाब्दिक अर्थ से ऊपर उठकर कुछ विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और प्रतिक्रियाओं का वर्णन करने वाला एक तकनीकी शब्द बन गया है। समकालीन संदर्भ में राजनीति शास्त्र संबंधी साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार तथा पत्रकारिता के क्षेत्रों में इस शब्द का मुख्यतः निंदनीय अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, सिंपल है। जो 20वीं शताब्दी आई तो 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद ने एक अलग ही अर्थ ले लिया, काफ़ी जटिल इसका अर्थ हो गया और इसी को आज हम काफ़ी डिटेल में कवर करते हैं। और फिर अब अगर हम समकालीन स्थिति को देखें, अगर हम आज के टाइम पीरियड की बात करें तो साम्राज्यवाद का जो अर्थ है वो एक निंदनीय, साम्राज्यवाद का जो शब्द है उसकी एक निंदा करने के लिए एक प्रयोग किया जाता है। मतलब एक बेकार शब्द या एक बेकार अर्थ इसका माना जाता है। मतलब अगर कोई आपको कहे कि आपका देश साम्राज्यवादी है तो इसमें क्या होगी, इसमें एक निंदा छुपी हुई है, ठीक है, इसमें एक बुराई छुपी हुई है, इसमें एक तरह से एक निंदा की जा रही है किसी देश की। तो साम्राज्यवाद का यूज आज के टाइम पर एक निंदा करने के लिए किया जाता है। वैसे 20वीं शताब्दी का मतलब आपको मैं बता दूं, 1900 से लेकर सन 1901 से लेकर जो 20 जो जो 2000 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहेंगे 20वीं शताब्दी, ठीक है, सन 1901 से लेकर 2000 तक। ये जो 100 साल का जो ये टाइम पीरियड है इसको हम 20वीं शताब्दी कहेंगे। कुछ लेखक साम्राज्यवाद का अर्थ राजनीतिक साम्राज्यों अर्थात एक देश का दूसरे देश पर प्रभुत्व से लेते हैं। कुछ अन्य लेखक साम्राज्यवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की प्रभुत्व अथवा अधीनस्थ स्थिति अथवा राजनीतिक शक्ति का प्रभाव तथा प्रभाव का विस्तार मानते हैं। तो कुछ लेखक हैं जो मानते हैं कि एक देश अपना प्रभाव या अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले दूसरे देश के ऊपर, जैसे कि भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले, कल्पना कीजिए, तो उसको हम साम्राज्यवाद मान सकते हैं कुछ लेखकों के अनुसार। और कुछ लेखक मानते हैं कि जो साम्राज्यवाद है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए या दूसरे राष्ट्रों को अपने अधीन बनाने की स्थिति से संबंधित इसके अर्थ को हम समझ सकते हैं। मतलब जैसे कि इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई देशों को अपना उसने गुलाम बनाया, ठीक है, अपना प्रभुत्व दूसरे देशों पर स्थापित तो करना उसका एक उद्देश्य था ही, लेकिन विश्व में सब अपने आप को बड़ा साबित करना, विश्व में अपने आप को शक्तिमान बनाना, ये भी उसका एक उद्देश्य था। 18वीं शताब्दी के बाद ब्रिटेन द्वारा एशिया तथा और अफ्रीका के देशों पर उपनिवेशी साम्राज्य स्थापित करने के बाद साम्राज्यवाद को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ जोड़ा जाने लगा। यद्यपि साम्राज्यवाद को राजनीतिक प्रभुत्व के साथ जोड़कर विशेषता उपनिवेशवाद के संदर्भ में समझना गलत नहीं है, तथापि साम्राज्यवाद का अर्थ अधूरा है। साम्राज्यवाद केवल एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय मात्र नहीं है। देखिए दोस्तों, 18वीं शताब्दी के बाद की अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के आसपास की, तो अब ब्रिटेन ने जब बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में अपने उपनिवेश बनाए, मतलब दूसरे जो कॉन्टिनेंट थे एशिया अफ्रीका, इस यहाँ पर उसने अपने जो उपनिवेश बनाए उसके कॉन्टेक्स्ट में साम्राज्यवाद का अर्थ समझा जाने लगा। मतलब ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से इस शब्द के अर्थ को जोड़ा जाने लगा था। लेकिन फिर भी एक देश का दूसरे देश को गुलाम बना लेना ही साम्राज्यवाद का मात्र अर्थ नहीं होता। वैसे मेन अर्थ यही है। वर्तमान अध्ययन के संदर्भ में साम्राज्यवाद का संबंध आधुनिक युग में इंग्लैंड, यूरोप और बाद में अमेरिका में उभरे उदारवादी पूंजीवादी राज्यों से है, जहां औद्योगिक क्रांति के बाद एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों ने व्यापार, औद्योगिक उत्पाद तथा पूंजी के दृष्टिकोण से 18वीं शताब्दी के बाद विश्व के अविकसित देशों पर अपना आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान अगर संदर्भ में अगर हम देखें तो साम्राज्यवाद का जो अर्थ है, वो साम्राज्यवाद का जो संबंध है वो किन देशों से जोड़ा जाता है, जिन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया था, उपनिवेश बनाए थे, जहां पर जिन देशों ने, तो इंग्लैंड ही तो सबसे आगे था उसमें, इंग्लैंड था और यूरोप के जो दूसरे देश थे जैसे कि फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल
हॉलैंड, हॉलैंड मतलब नीदरलैंड, ठीक है। और दूसरे जो राष्ट्र राष्ट्र थे यूरोप के, वो जर्मनी वगैरह भी, फिर बाद में अमेरिका भी शामिल हो जाता है इसमें। और इसी बीच, तो इसी कारण से साम्राज्यवाद का अर्थ इन देशों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन साथ में ही इन देशों में जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसका भी एक बड़ा योगदान था ना साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने में। तो इसलिए साम्राज्यवाद का जो संबंध है वो आधुनिक युग में जो इंग्लैंड है, यूरोप है, अमेरिका है, और यहाँ पर जो नीतियां, जो उदारवादी और पूंजीवाद की जो नीतियां आई थी जिससे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला था, उससे भी जोड़ा जाता है। मतलब साफ साफ कहा जाए तो साम्राज्यवाद को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है, देखा जाता है, ठीक है, समझो इस बात को। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन ज्यादा होता है, और उत्पादन ज्यादा होने के लिए उस सामान को बेचना पड़ेगा, और सामान बेचने के लिए हमें नए बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। और नया बाजार कहाँ मिलेगा? नए बाजार की आवश्यकता हमें देशों को गुलाम बनाने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसीलिए उपनिवेश बनाए गए थे। तो सांस्कृतिक प्रभुत्व कोई भी दर्शाती है, ठीक है, आर्थिक भी, राजनीतिक भी और सांस्कृतिक भी। देखो संस्कृति भी उनकी कितनी पावरफुल है। आज यूरोप की जो संस्कृति है उस वो मतलब इतना प्रभाव है दूसरे देशों पर उसका, साफ साफ हम देख सकते हैं। मैकडोनल्ड वगैरह ये काफी नामी ब्रांड हैं। 20वीं शताब्दी में उदारवाद तथा मार्क्सवाद ने साम्राज्यवाद को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया। साम्राज्यवाद की सटीक व्याख्या का श्रेय लेनिन को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध और विशेषतः उपनिवेशवाद के पतन के बाद साम्राज्यवाद राजनीति साहित्य में एक निंदनीय शब्द बन गया। अब दोस्तों 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जो उदारवाद है, उदारवाद की नीतियों को आप जानते हैं, आप पढ़ पढ़ लिया होगा आपने उदारवाद को। और जो मार्क्सवाद है, तो ये विचारधाराएं हैं, ठीक है। इन विचारधाराओं में बहुत सारे लेखक हैं। तो उन्होंने, उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, ये जो विचारधाराएं हैं, ये जो सिद्धांत है, इन्होंने मार्क्स साम्राज्यवाद की अपने अपने तरीके से व्याख्या की है, उसको डिफाइन या उसको परिभाषित किया है। लेकिन फिर भी जो मार्क्सवाद से संबंधित, मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित जो लेखक हैं, जो विचारक रहे हैं रूस के, लेनिन, इनको ये श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने काफी सटीक व्याख्या दी है साम्राज्यवाद की। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेषतः उपनिवेशवाद के पतन के बाद साम्राज्यवाद राजनीति साहित्य में एक निंदनीय। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे नए देश आजाद होते हैं, उपनिवेशवाद का अंत हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं साम्राज्यवाद का जो शब्द है वो विश्व राजनीति में एक निंदनीय शब्द बन जाता है। आप कभी भी देखो, जो इंग्लैंड है हो गए या अमेरिका हो गए, ये लोग खुद, ये जो राष्ट्र हैं, ऑफिशियली ये लोग साम्राज्यवाद के ऊपर कुछ खास बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यही तो साम्राज्यवादी देश थे, और ये शब्द आज के टाइम पर एक निंदनीय शब्द है, बेकार शब्द माना जाता है। तो इसीलिए, तो यहाँ तक दोस्तों हो सकता है आपको काफी बातें समझ ना आई हो। सिर्फ इतना आपको समझ में आया हो कि साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि एक देश जब दूसरे देश को गुलाम बना ले, एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले, या एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व जमा कर विश्व में अपना वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करे, तो इसको हम साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक आपको थोड़ी बातें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ थोड़ी बातें आपको समझ में आई होंगी। और एक और चीज हो सकता है, बहुत लोगों को उदारवाद और मार्क्सवाद नहीं भी पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट के तौर पर बता दूं। डिटेल में तो ऑलरेडी वीडियोस बनी है, हिंट के तौर पर मैं बता दूं। जो उदारवाद है वो पूंजीवाद की बात करता है, पूंजीवाद को बढ़ावा देने की बात करता है, ठीक है। और जो मार्क्सवाद है वो समाजवाद की बात करता है। देखो, उदारवाद बात करता है कि फ्रीडम ज्यादा होना चाहिए, और जो राज्य है, जो सरकार है, उसको कम से कम बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब ये निजी पूंजी की बात करता है उदारवाद। और जो मार्क्सवाद है वो बात करता है कि समाज में समानता लाने के लिए ज्यादातर जो काम है वो सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। उदारवाद बात करता है ज्यादातर चीजें प्राइवेट सेक्टर में होनी चाहिए, मार्क्सवाद बात करता है ज्यादातर चीजें सरकार के हाथ में होनी चाहिए। इतना याद रखना कि जो स्वतंत्रता है वो नागरिकों को उदारवाद ज्यादा देता है, ठीक है, ज्यादा स्वतंत्रता आपको उदारवाद के अंतर्गत मिलेगी। और समानता की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ तक हमने काफी बातें समझ ली, थोड़ी सी डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखो दोस्तों, समझ आए ना आए, अब बस आप यहाँ पर थोड़ा देख लो। क्योंकि मेन चीजें अभी ये नहीं है, आगे जितनी बातें होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो आप ये ना सोचें कि ये चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है, आपको कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ मत सोचो। अब डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ आए ना आए, आपको बस एक या दो डेफिनेशन रटनी है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में लिखें तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिले।
शूमैन अगर एक विचारक है, इनके अनुसार अगर हम बात करें तो पाश्चात्य राजनीति, राष्ट्रीय राज्यों, पाश्चात्य मतलब जो पश्चिमी यूरोप के संस्कृति है, अमेरिका भी शामिल है इसमें, ठीक है, पाश्चात्य राष्ट्रीय राज्यों द्वारा संसार की गैर जातियों पर सैन्य शक्ति द्वारा अपनी शक्ति का आरोपण करना ही साम्राज्यवाद है। देखो दोस्तों, पाश्चात्य जो यूरोप है या जो अमेरिका है, उनको छोड़कर दूसरे जो संसार था, दूसरा जो विश्व था, उसमें जो लोग रह रहे थे, उनके ऊपर सेना का फोर्स दिखाकर, सेना का डर दिखाकर, अपनी सेना के बल पर इन देशों ने, जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे या जो अमेरिका था, इन देशों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जब दूसरे देशों को अपने अंडर में लिया, तो इसी को साम्राज्यवाद कहा जाता है, इनके अकॉर्डिंग, शूमैन के अकॉर्डिंग। बर्नस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो विविध प्रदेशों तथा जातियों के क्षेत्र में कानून और शासन की एक ही व्यवस्था को साम्राज्यवाद कहते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र, मान लो ये विश्व है, तो विश्व का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, यहाँ पे इंग्लैंड था, यहाँ पे भारत था, बगल में पाकिस्तान, मतलब भारत में तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब पहले ही शामिल थे, श्रीलंका को भी ले लो, तो इतना बड़ा एरिया है। अब यहाँ पर भी ले लो और इंग्लैंड वगैरह को भी ले लो, तो कानून में काफी समानता, मतलब इंग्लैंड में जो कानून बनते थे वो यहाँ इन देशों के लिए बनाए जाते थे, दूसरे देशों के लिए बनाए जाते जाते थे। तो मतलब एक स्टेट से बहुत सारे स्टेट में जब कानून व्यवस्था फैल जाए एक बड़े विश्व में, तो उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है, इसके इनके बर्नस के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन इतनी आसानी से समझ नहीं आती। लेनिन की बात करें तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद का चरमोत्कर्ष है। देखो यहाँ पे काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। लेनिन जो थे रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके थे, तो इन्होंने साम्राज्यवाद पर एक अपनी डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है जो साम्राज्यवाद है वो पूंजी का चरमोत्कर्ष है। देखो, इनका चरमोत्कर्ष का मतलब होता है सबसे जब ऊंची ऊंचाई पर कोई चीज पहुंच जाती है तब। इनका अकॉर्डिंग जो पूंजीवाद है, जब पूंजीवाद अपने चरमोत्कर्ष पर होता है तब साम्राज्यवाद की उत्पत्ति होती है। इसे अभी हम आगे काफी डिटेल में कवर करेंगे। शॉर्टकट में बताऊं तो जब पूंजीवाद बढ़ता है, जब पूंजीवाद बढ़ता है तो क्या होगा, पूंजीवाद में उत्पादन ज्यादा होगा और उत्पादन को खपत करने के लिए, उत्पादन को बेचने के लिए हमें नए बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब पूंजीवाद अपने सर्वोच्च लेवल पर होगा, सबसे ऊंचाई पे होगा, जब पूरी तरह पूंजीवाद हो जाएगा, तो दूसरे नए बाजार की आवश्यकता पड़ेगी सामान बेचने के लिए, तो उससे होता है साम्राज्यवाद, ऐसा लेनिन ने कहा है डेफिनेशन में। तो यहाँ आपको काफी बेटर तरीके से समझ में आई होगी ये डेफिनेशन। अगर नहीं भी आई तब भी मैं कहूंगा कि एक याद कर लो, दो याद कर लो, बाकी लेनिन वाली डेफिनेशन आप याद कर लो, बहुत है। जरूर नहीं कि आपको सारी डेफिनेशन लिखनी ही पड़े, वैसे तो सब चीजें आपको एग्जाम में बनाकर ही लिखनी होती हैं, क्योंकि इतना ज्यादा आप रट नहीं पाओगे। बस आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो, 2 बार 3 बार वीडियो देखकर, बस इतना कर सकते हो। आगे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं साम्राज्यवाद पर J.A. हॉब्सन के विचार और सिद्धांत। देखो दोस्तों, यहाँ तक अभी हमने साम्राज्यवाद के अर्थ को समझा। ठीक है, देखो साम्राज्यवाद के अर्थ को समझना ना बहुत आसान है। कम शब्दों में अगर हम बात करें तो गुलाम बनाना, ये ऐसी बातें कर लेते हैं हम साम्राज्यवाद के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन हमें एक बड़े लेवल पे पढ़ना है, तो ये साम्राज्यवाद अपने आप में एक पूरी की पूरी परिस्थितियां हैं। अब गुलामी के वर्ष जो भारत ने 200 सालों तक जो गुलामी झेली, विश्व में जो लगभग 300 सालों तक ये जो साम्राज्यवाद का एक लंबा दौर देखा गया, तो ये पूरा का पूरा जो दौर था, इसमें जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई, जो जो चीजें इसमें हुई, तो वो सारी विशेषताएं साम्राज्यवाद के अर्थ में आ जाती हैं। ठीक है, साम्राज्यवाद के अर्थ में ये सारी बातें आ जाती हैं जहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही हैं, इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ तक हमने इसके अर्थ को जितना भी समझा वो ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, साम्राज्यवाद के ऊपर कई सारे विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। अब यहाँ पर हम कुछ विचारकों की बात कर रहे हैं, जैसे कि हैं J.A. हॉब्सन। ठीक है, इन्होंने अपने विचार साम्राज्यवाद के ऊपर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, इन्होंने जो विचार दिए हैं उसको हम सिद्धांत भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हॉब्सन का सिद्धांत बताइए साम्राज्यवाद को लेकर, तो आपको यही बातें आपको बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर विचार कहा जाए तो आपको विचार भी यही बताना पड़ेगा। तो चाहे विचार कह लो चाहे सिद्धांत कह लो, दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है। तो हम पढ़ रहे हैं J.A. हॉब्सन के विचार, इन्होंने साम्राज्यवाद के बारे में क्या बातें कही हैं। देखो दोस्तों, 20वीं शताब्दी में एक राजनीतिक अभिशाप के रूप में उभरने वाले साम्राज्यवाद के विरोध का श्रेय
उन्हीं देशों को जाता है जहां इसका जन्म हुआ। अमेरिका में यह कार्य कार्ल सर्ज में किया ने होगा यहाँ पर, ठीक है, ने किया जब उसने अमेरिका द्वारा 1897 में हवाई, क्यूबा, पोर्टो रिको तथा फिलीपाइंस पर कब्जे का विरोध किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो साम्राज्यवाद का जो विरोध शुरू हुआ या साम्राज्यवाद की जो निंदा शुरू हुई वो उन्हीं देशों से शुरू हुई जिन देशों के द्वारा ये किया जा रहा था। जैसे कि अमेरिका ने 1897 में 1897 में हवाई, क्यूबा और पोर्टो रिको तथा फिलीपाइंस पर कब्जे का विरोध किया। देखो, अब यहाँ पर कब्जा किया अमेरिका ने हवाई, क्यूबा, फिलीपींस वगैरह में, ठीक है, तो यहाँ पर कब्जा किया तो इसका विरोध किया वहीं के एक व्यक्ति कार्ल सर्ज ने। तो ये क्या था, ये उन्हीं के देशों के द्वारा, उन्हीं के लोगों के द्वारा उनका विरोध किया गया। उनका उसका विचार था कि इन देशों के गरीब अनभिज्ञ लोगों की सहायता उन पर बिना राजनीतिक प्रभुत्व जमाए भी की जा सकती है। सैनिक आक्रमणों द्वारा निम्न लोगों को सभ्य बनाने का उत्तरदायित्व सिविलाइजिंग ड्यूटीज अथवा ईश्वरीय मिशन जैसे शब्द डकोसला मात्र है। मतलब इसने विरोध किया, कुल मिलाकर सिंपल है, ठीक है। इसने कहा कि अगर आपको सहायता करनी है ना दूसरे देशों की, तो आप बिना वहां पर राजनीतिक प्रभुत्व जमाए भी, बिना आप अपना कोई प्रतिनिधि या अपनी सरकार बनाए भी आप उन देशों की सहायता कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप तो सैनिक आक्रमण कर रहे हो, जो कि गलत है। देखो क्या हो रहा था ना कि जितनी भी ये कंट्रीज थी ये कहती थी कि हम सिविलाइज कर रहे हैं, हम सभ्य बना रहे हैं दूसरे देशों को, और दूसरे देशों को सभ्य बनाने के लिए वो गुलाम बनाते थे। तो इस उन्हीं के देश का व्यक्ति साफ तौर पर कहता है कि गलत है भाई, आप झूठ कह रहे हो, आप ईश्वरीय मिशन या सिविलाइजिंग ड्यूटीज का नाम देकर आप फालतू में ये सब अपने मतलब लूट रहे हो दूसरे देश को, दूसरे देश को परेशान कर रहे हो और विश्व में एक कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो और कुछ नहीं। ये ठीक है। अभी हमने हॉब्सन के बारे में बात नहीं की, यहाँ पे जो हमने बात की वो एक आपको एक आइडिया मिल जाए, थोड़ा सा एक टॉपिक था, एक कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, तो वो आपको बताए गए। 1902 में हॉब्सन इंपीरियलिज्म ए स्टडी, अब इन्होंने एक किताब लिखी थी हॉब्सन ने, इंपीरियलिज्म ए स्टडी, आप ऐसे लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है, बट हाँ आप हिंदी में लिखना वहां पर, अगर आप चाहते हो कि आप टेंशन फ्री रहो तो इंपीरियलिज्म को भी आप हिंदी में लिखोगे, ठीक है, ई ऐसे ऐसे करके लिखोगे। नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में हॉब्सन ने साम्राज्यवाद की उत्पत्ति की रूपरेखा प्रस्तुत की, इसके सिद्धांत तथा व्यवहार की विवेचना की, उपनिवेशों में रहने वाले लोगों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पर चर्चा की तथा साम्राज्यवादी राष्ट्रों पर इसकी नैतिक प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला। अब 1902 में हॉब्सन की एक बुक प्रकाशित हुई, इंपीरियलिज्म ए स्टडी। इस बुक में हॉब्सन ने साम्राज्यवाद की उत्पत्ति के बारे में बताया कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे हुई है विश्व में, इसके सिद्धांतों को बताया कि साम्राज्यवाद में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ये बताया। इसके अलावा इसने इस पुस्तक में बताया गया कि ये जो उपनिवेश में रहने वाले लोग हैं इन पर इसका कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जैसे कि अब भारत है तो भारत में ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था तो भारतीयों का कितना शोषण हुआ, ये बताया गया इसमें। और जो साम्राज्यवादी राष्ट्र थे उनकी नैतिक प्रतिक्रिया बताई गई कि वो कितने इमोरल हो रहे हैं, अनैतिक हो रहे हैं। ये सारी बातें इनकी किताब में बताई गई थी। हॉब्सन के अनुसार साम्राज्यवाद का मूल सार औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित राज्यों द्वारा निम्न तथा पिछड़ी जातियों प्रजातियों की भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आर्थिक राजनीतिक प्रभुत्व के लिए संघर्ष है। मतलब क्या कह रहा है ये जो हॉब्सन है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि जो साम्राज्यवाद है वो, ये जो देश हैं, यूरोपीय देश ले लो, अमेरिका ले लो, जापान ले लो, ठीक है, जापान भी था, तो ये जो औद्योगिक राष्ट्र हैं ये निम्न है और पिछड़ी हुई जो जातियां हैं, जो लोग हैं, उनके संसाधनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे संघर्ष उत्पन्न हो रहा है और ये संघर्ष ही क्या है, साम्राज्यवाद है, ठीक है। मतलब औद्योगिक देश कमजोर देशों को पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे संघर्ष हो रहा है पैदा, और यही संघर्ष क्या है, साम्राज्यवाद है। इस संघर्ष की आर्थिक जड़ें औद्योगिक देशों द्वारा उन मशीन निर्मित उपभोक्ताओं वस्तुओं की खपत तथा अधिशेष पूंजी के निवेश के लिए बाजार ढूंढना है जिनका वे अपने देश में उपयोग कर पाने में असमर्थ हैं।
तो हॉब्सन कहते हैं कि देखो, वो अपनी किताब में अच्छे से बताते हैं कि ये जो साम्राज्यवाद है ना, ये इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि देखो, ये जो औद्योगिक देश हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, जहाँ पर उद्योग लग चुके हैं बड़े बड़े, तो वहां पर हम देखते हैं कि मशीन के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं का, उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन निर्माण इतना ज्यादा है कि पूरी तरह खपत नहीं हो पाती। मतलब आपने मान लो 100 बिस्किट बनाए, ठीक है, आप यूरोप में रह रहे हो, आप इंग्लैंड में रह रहे हो, कल्पना कीजिए, हकीकत नहीं, आपने 100 बिस्किट बनाए, लेकिन खाने वाले लोग बस 50 हैं। ठीक है, पहले तो 50 के लिए अब बनाना भी आपके लिए मुश्किल था, लेकिन अब आपने मशीनें लगा ली और आपने 100 बिस्किट बना दिए, लेकिन आपके पास कस्टमर सिर्फ 50 हैं। तो आपका जो 50% का जो सामान बचा, 50 जो बिस्किट आपके बच गए, वो तो खराब हो जाएंगे। और आपको तो प्रॉफिट चाहिए, पूंजीवाद तो यही कहता है, और उस समय औद्योगिक राष्ट्रों में पूंजीवाद ही चल रहा था। तो इसीलिए अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए, ये जो 50 बिस्किट बच गए, आप उसको बेचने के लिए दूसरे बाजार तलाश करोगे। दूसरा बाजार आपको अपने देश में नहीं मिल रहा। बगल में यूरोप में अगर हम बात करें तो फ्रांस के बगल में इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में तो आपके सामान नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि वहां पे भी मशीन के द्वारा सामान बेचा जा रहा है। तो आपको नए राष्ट्रों की जरूरत है, नए बाजार की आवश्यकता है, जो आपसे काफी दूर हो और उसको, उसके पास ऐसे सामान की कमी हो। तो स्पेशली जो देश थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनके पास इस चीज की कमी थी, और वहां पर उन्होंने सामान बेचने के लिए अपना, अपनी जो खपत थी उसको वहां पर, मतलब उस ज्यादा करने के लिए, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए नए बाजार ढूंढना उन्होंने शुरू किया, और जिसका परिणाम यही निकला कि साम्राज्यवाद आया सामने। ठीक है। हॉब्सन के अनुसार, हॉब्सन की अगर हम बात करें तो हॉब्सन के अनुसार साम्राज्यवाद का मुख्य कारण पूंजीपतियों द्वारा पूंजी निवेश पर अत्यधिक बल तथा अपने ही देश में वेतन भोगी वर्ग द्वारा अल्प उपभोग है। दूसरे शब्दों में, पूंजीपति अपने मुनाफे का एक बहुत बड़ा भाग बजाय वेतन तथा अन्य सुविधाओं के रूप में मजदूरों में बांटने की बजाय उसे निवेश में लगाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हॉब्सन है वो कहता है, या वो बताता है हमें, कि साम्राज्यवाद का जो मुख्य कारण है वो पूंजीपतियों द्वारा पूंजी निवेश पर अत्यधिक बल देने के कारण है। मतलब ये कि पूंजीपति जो है, जो अमीर कैपिटलिस्ट क्लास है, वो पूंजी, जो पैसा है, उसमें निवेश कर, उसके द्वारा अलग अलग चीजों में निवेश कर रहे हैं, जिससे, जिसके कारण साम्राज्यवाद को बल मिला है। अब इसे ध्यान से समझो। यहाँ पर हॉब्सन हमें बता रहे हैं, या बता, ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो बड़े, जो ये पूंजीपति लोग हैं, ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो बहुत अमीर क्लास है, ये क्या कर रही है कि इस, क्यों इनके उद्योगों के द्वारा या इनको, इनमें इन्होंने जो भी पूंजी अर्जित की है उसके द्वारा इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इनको प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये उन, उस प्रॉफिट को अपने मजदूरों या जो कर्मचारी हैं उनमें नहीं बांट रहे। उस प्रॉफिट को ये अपने वेतन के जरिए मजदूरों में नहीं बांट रहे, लेकिन उसकी बजाय ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बचत करने पर ध्यान दे रहे हैं, और उस बचत को दूसरे क्षेत्रों में निवेश पर ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब कहने का है कि हॉब्सन बताते हैं कि पूंजीपतियों को मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। अब मुनाफा ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, क्योंकि ये वेतन तो बहुत कम ही दे रहे हैं। जो मजदूर वगैरह है उसको वेतन कम दे रहे हैं, और जो मजदूर हैं भाई, वही तो सामान खरीदते हैं। जब उनको वेतन कम मिलेगा तो वो सामान भी कम खरीदेंगे, कम उपभोग होगा। तो इस कारण से क्या हो रहा है, सामान अत्यधिक पैदा हो रहा है, और वेतन कम देने के कारण इनके पास मुनाफा बहुत ज्यादा बच जा रहा है। मतलब पैसा इनके पास बहुत ज्यादा, पूंजीपतियों के पास बच जाता है। तो इसलिए ये लोग अपने देश में, जहां पर ये उन्होंने उद्योग वगैरह लगाए थे, वहां पर ये अपना पूरा, मतलब यूज नहीं कर पा रहे। इनके पास खान सामान बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसको इन्होंने क्या किया, निवेश करने पर बल दिया। और इस निवेश से ही क्या हुआ, आगे चलकर हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद होता है, क्योंकि अब निवेश पर ज्यादा बल दे रहे हैं। मजदूरों का वेतन कम होने के कारण उनकी उनकी क्रय शक्ति सीमित रहती है। मतलब वो खरीद नहीं सकते ज्यादा चीजें, वे अधिक वस्तुएं नहीं खरीद पाते, जिससे देश में खपत ही कम होती है। मतलब भाई, देश में कंज्यूम कंज्यूम कम किया जाएगा आपका सामान, बल्कि यह बेकारी, ब्याज, निम्न दरें और आर्थिक गिरावट का भी कारण बनती है। परिणाम स्वरूप अपने ही देश में पूंजी का जो निवेश है वो लाभकारी नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हॉब्सन के अनुसार केवल दो विकल्प केवल दो विकल्प सामने आते हैं, जो कि उसके अनुसार उचित हैं। उद्योगों से होने वाले मुनाफे की अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा मजदूर वर्ग में आय के रूप में बांटकर
उनकी क्रय शक्ति खरीदने की शक्ति को बढ़ाया जाए। दूसरा जो विकल्प है वो है साम्राज्यवाद का कारण, अधिशेष यानी कि जो बचा हुआ पूंजी है, जो एक्स्ट्रा आया है, वो उसका दूसरे देशों में जाकर निवेश किया जाए जहां यह अधिक लाभ कमा सके, परंतु जिसका अपने देश के नागरिकों को कोई लाभ ना हो। देखो, यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं हॉब्सन की। अब देखो, जो पूंजीपति होते हैं उनके पास दो विकल्प उपलब्ध होते हैं। जो पूंजीपति होते हैं उनके पास दो विकल्प उपलब्ध होते हैं। एक ये कि अगर वो अपना सामान पूरी तरह खपत करवाना चाहते हैं तो वो मजदूरों को ज्यादा वेतन दे। अगर वो चाहते हैं कि उनका सारा सामान खपत हो जाए, मतलब मजदूरों के द्वारा यूज कर लिया जाए लोगों के द्वारा, और उनका सामान अपने ही देश में खत्म हो जाए, तो वो एक काम कर सकते हैं। पहला, दो विकल्प हैं, दो विकल्प में से पहला विकल्प है कि वो मजदूरों की सैलरी बढ़ा दें, मजदूरों को ज्यादा वेतन दें, जिससे कि जो उनके पास मुनाफा हुआ है वो मजदूरों में बढ़ जाए, और मजदूरों के पास जब पैसा आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे, ज्यादा खरीदारी करेंगे तो खपत ज्यादा होगी, उनका सामान उन्हीं के देश में बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन दूसरा जो विकल्प है, जो कि एक पूंजीपति के लिए भाई ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो दूसरा जो विकल्प है उसमें क्या है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट आया, आपने मजदूरों को कम ही वेतन दिया, आपने अपने ज्यादातर पैसा अपने पास रख लिया, ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपके देश में खपत नहीं हो पा रही है सामान की। और आप अगर वहाँ पे देखेंगे तो खपत भी नहीं हो पा रही, तो इसलिए आपको दूसरे बाजार भी चाहिए। तो अब आपने क्या किया, आप सोचोगे कि अब अपने ही देश में पूंजी इन्वेस्ट करने का, पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे लोगों की क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को वेतन ज़्यादा नहीं मिल रहा ना, तो क्रय शक्ति भी नहीं। तो अब क्या हुआ कि दूसरे देशों में आपने पूंजी, या पूंजीपतियों की बात हो रही है यहाँ पर, तो पूंजीपतियों ने पूंजी निवेश की जहां जो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देती है। और हाँ, जिन देशों में इन्होंने पूंजी निवेश की, उन देशों के लोगों को कोई लाभ ना हो, ऐसी भी व्यवस्था करने का इन्होंने प्रयास किया। तो यही बना साम्राज्यवाद का एक कारण। तो दो विकल्प उपलब्ध होते हैं ऑप्शन के अनुसार, जिसमें से पूंजीपतियों ने दूसरा विकल्प चूज किया। यहां तक दोस्तों काफी बातें आपको समझाई गई हैं, अभी कंक्लूड भी होगा, बस आप बने रहें वीडियो में। हॉब्सन के अनुसार साम्राज्यवाद का अर्थ उद्योगों के बड़े नियंत्रकों द्वारा विदेशी बाजारों तथा विदेशी निवेश के माध्यम से अपनी अधिशेष पूंजी के निकास के लिए रास्ते खोलना है। देखो, यही है कि हॉब्सन कहते हैं कि जो हॉब्सन है वो यही कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो पूंजी नियंत्रक है, जो मतलब जो पूंजीपति हैं, उनमें जो बहुत, उनके पास जो बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, और वो क्या करते हैं, इससे पूंजी का विदेश में निवेश करते हैं, जिससे साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलता है। वैसे तो ये यहाँ पे जो पहले आपको समझाया गया कि विदेशी बाजारों की तलाश और विदेशी पूंजी का निवेश, इसी के द्वारा फिर साम्राज्यवाद होता है, साम्राज्यवाद की गतिविधियां होती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब एक चीज आ रही दोस्तों, अधिशेष पूंजी। अधिशेष पूंजी वैसे अपने आप में एक बहुत व्यापक अर्थ रखते हैं, इसलिए इसको मैं समझा देता हूँ। अधिशेष पूंजी का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो जब पूंजीपतियों को मिलता है तो उसे हम कहते हैं अधिशेष पूंजी। देखो, जो पैसा मजदूरों में इक्वल ही बांट दिया जाना चाहिए था, वो जब ना बांटकर वो जब पूंजीपति अपने पास रख लें तो वो अधिशेष पूंजी होती है। अधिशेष पूंजी में क्या होता है कि ज्यादा उत्पादन होता है, और जो उस ज्यादा उत्पादन से ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो वो अधिशेष पूंजी होती है। मजदूरों को उतना अच्छा पैसा नहीं मिल पाता और जितना कि पूंजीपति उनसे कमा लेते हैं, क्योंकि देखो, जो पूंजीपति हैं वो भी अपना सामान मजदूरों को ही तो बेचेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो अतः साम्राज्यवाद की अवधारणा का आकलन करते हुए हॉब्सन ने पूंजीवाद की ही नहीं बल्कि पूंजीवाद की विकृति की आलोचना की, जो इसे विदेशों में प्रसारण के लिए मजबूर करती है और इस अधिशेष को खपाने में सहायता करती है, जिसमें स्थानीय बाजार असमर्थ हैं। देखिए दोस्तों, हॉब्सन हॉब्सन जो है वो साम्राज्यवाद की बात करते हुए पूंजीवाद की नहीं, मतलब पूंजीवाद की बुराई नहीं करता। ये नहीं कहता कि पूंजीवाद बेकार है। जैसे कि हम मार्क्स को पढ़ेंगे, हम लेनिन को पढ़ेंगे, तो आप पाओगे कि वो कहते हैं कि पूंजीवाद ही खराब है भाई। पूंजीवाद की जो विचारधारा है ये पूरी तरह बेकार है, विश्व को इसकी आवश्यकता नहीं है, और इसी के कारण सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। ऐसा मानना है किसका? ऐसा मानना है, किसका मानना है?
ऐसा मार्क्स वगैरह का मानना है, या जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसका मानना है। वो मानते हैं कि पूंजीवाद जो है वो बेकार है, पूंजीवाद की जरूरत नहीं है विश्व को, विश्व पूंजीवाद के बिना ही सबसे अच्छी तरीके से चल सकता है, समाजवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ऐसे दूसरी विचारधाराओं का मानना है। लेकिन उन सब ने क्या किया, एक चीज उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा कि पूरी तरह पूंजीवाद ही बेकार है। हमें नोटिस करना है यहाँ पर कि जो हॉब्सन है, हॉब्सन जो है वो पूंजीवाद को बेकार नहीं कह रहे, वो पूंजीवाद को बेकार नहीं कह रहे, बल्कि पूंजीवाद के अंदर जो कमियां हैं वो उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि पूंजीवाद को खत्म कर दो, पूंजीवाद की व्यवस्था हटा दो। वो कह रहे हैं कि पूंजीवाद में कई सारी विकृतियां हैं, कई सारी कमियां हैं, जिसकी आलोचना हॉब्सन के द्वारा की जाती है। वो कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये क्या, कि पूंजीवाद में ऐसी व्यवस्था है कि ये अपना जो सामान है, अपना जो अधिशेष का जो सामान है उसको खपाने के लिए विदेशी बाजार की तलाश करती है, क्योंकि स्थानीय बाजार उन वस्तुओं को खपाने में, यूज करने में समर्थ नहीं हो पाता, इसलिए ये विदेशी बाजार की तलाश करती है। मतलब पूंजीवादी ऐसी विचारधारा है या ऐसी व्यवस्था है जो अपना विदेशों में प्रसारण, अपना फैलाव करना चाहती है, मजबूर हो जाती है अपने आप को विदेशों में फैलाने में, और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। हॉब्सन के अनुसार पूंजीपतियों की अत्यधिक बचत, जो साम्राज्यवाद का मूल कारण है, का यदि विश्लेषण किया जाए तो यह किराए, मुनाफे और कृत्यहीन आय का मिला जुला रूप है, जिसका शारीरिक अथवा बौद्धिक श्रम द्वारा अर्जन ना होने के कारण कोई उचित आधार नहीं है। अब देखो दोस्तों, हॉब्सन जो पूंजीपतियों की जो अत्यधिक बचत है, जिसे नॉर्मली अधिशेष कहा गया है, तो उसको उचित नहीं मानते। कहते हैं कि ये जो पैसा है ना, जो एक्स्ट्रा जो पैसा आया, ये बेकार है, इसका कोई उचित आप वजह नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई शारीरिक श्रम किया, ना ही कोई बौद्धिक श्रम किया। अब किराए पर इन्होंने मकान दे दिए, किराए पर इन्होंने बहुत सारी चीजें दे दी, या अपनी मशीनों कुछ भी किराए पर दिया, अलग तरीके से मुनाफा कमाया, बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो ये जो तरीके हैं सही नहीं है, और ये जो पैसा है वो उचित नहीं है। यहाँ पर ये सारी बातें की। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। हम पढ़ रहे थे साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद की हमने नॉर्मली हल्के से मतलब को समझ लिया, एक बैकग्राउंड वगैरह को देख लिया था काफी अच्छे से। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर हॉब्सन की। यहाँ पे हमने बात की कि साम्राज्यवाद को लेकर जे ए हॉब्सन के क्या विचार थे। तो जे जे हॉब्सन ने मुख्यतः यही कहा कि साम्राज्यवाद के अंतर्गत जो पूंजीवादी लोग हैं, उनके पास ज्यादा पैसा आता है, वो विदेशों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये जो बाजार है पूंजीवादी व्यवस्था का, वो विदेशों अपने नए बाजार की तलाश करता है, और इस कारण से ही साम्राज्यवाद का फैलाव होता है या साम्राज्यवाद पनपता है। तो ये सारी बातें हमें जे ए हॉब्सन ने समझाई। देखो दोस्तों, आप इसे एक सिद्धांत कह सकते हो, या ये यूं समझ सकते हो कि साम्राज्यवाद का अर्थ काफी व्यापक रहा है, और इस पर बहुत लोगों ने अपने विचार दिए हैं। इसीलिए इसको काफी गहराई से अगर हम समझते हैं तो हमें कई विचारकों का अध्ययन करना पड़ता है। तो बोर ना हो, अपना सिलेबस भी कवर हो रहा है, साथ में नॉलेज भी मिल रही है, जो कि बेकार नहीं है, बहुत यूजफुल है भाई। साम्राज्यवाद वगैरह के अर्थ तो यूपीएससी लेवल में काम आते हैं। डीपली अगर आप पढ़ लेंगे तो काफी बेटर है, कुछ तो माइंड में घुसेगा ही ना। तो इम्पॉर्टेंट है, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अब हम बात करते हैं कि साम्राज्यवाद को लेकर रोजा लग्जमबर्ग के क्या विचार थे। ठीक है, अब इनके विचार को भी जान लेते हैं कि आखिर इनके क्या विचार थे। सबसे पहली बात की, रोजा लग्जमबर्ग कहाँ से थी। ये मार्क्सवादी थी, वैसे बता दूं, जर्मन से थी ये। कोई नहीं, ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आएगा। लेनिन के अतिरिक्त साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद के परस्पर संबंधों का गहन विश्लेषण करने का कार्य जिस अन्य मार्क्सवादी लेखिका ने किया, उसका नाम है रोजा लग्जमबर्ग। देखिए दोस्तों, जो लेनिन थे वो भी एक मार्क्सवादी विचारक थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेनिन के अलावा अगर कोई मार्क्सवादी विचारक था जिसने साम्राज्यवाद के ऊपर अपना विचार दिया है, तो वो है रोजा लग्जमबर्ग, जिन्होंने काफी गहराई से, काफी गहन विश्लेषण इस साम्राज्यवाद के अर्थ का किया है। जहां हॉब्सन का विचार था कि राज्यों को आंतरिक अल्प उपभोग के कारण उपनिवेशों की तरफ मुड़ना पड़ा, जो उपनिवेशों की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विनाश का प्रमुख कारण बना, वहां रोजा ने कुछ अन्य विनाशकारी तत्वों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। तो देखो दोस्तों, हॉब्सन ने जो विचार बताए वो तो रोजा रोजा लग्जमबर्ग ने वो विचार तो हमें समझाए ही हैं,
लेकिन साथ में इन्होंने कुछ दूसरी बातें भी हमें बताई हैं साम्राज्यवाद से संबंधित। जैसे कि उदाहरण के लिए इस आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश का एक अन्य तरीका था कृषि तथा व्यापार का पृथक्करण। देखो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यहाँ मतलब है, अगर हम उपनिवेशों की बात करें ना पहले, जब वहां पर औपनिवेशिक शक्तियां ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, हॉलैंड वगैरह जो भी है, और अमेरिका जब नहीं पहुंचे थे, तब कैसे थे ये उपनिवेश? अफ्रीका के ले लो, स्पेशली भारत के लो, तो कैसे थे ये उपनिवेश? ये आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिके थे। भारत के संदर्भ में हम यही देखते हैं कि भारत के जो ग्राम थे वो सदा से आत्मनिर्भर थे, पूरी तरह ना सही लेकिन फिर भी वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट थे। गांव में ही लोग आपस में लेन देन करके, कृषि वगैरह करके, कैसे भी जैसे तैसे वो अपना जीवन जी रहे थे। उन्हें वैसी कोई दिक्कत नहीं थी कि उन्हें शहरों में आने कमाने आना पड़े या उन्हें कारखानों में नौकरी करनी पड़े, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। वो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण ही तो बड़े 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 साम्राज्य चलते थे। राजा वगैरह ग्राम से ही तो कर वगैरह इकट्ठा करते थे, तब भी इतनी दिक्कत कभी भी ग्रामों में नहीं हुई। लेकिन ये तो यहाँ पर हमें बताती है रोजा रोजा लग्जमबर्ग कि ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, साम्राज्यवाद के कारण इसका विनाश हुआ। और विनाश किस तरह से किया गया? एक तरीका था कृषि और व्यापार का पृथक्करण, मतलब कृषि और व्यापार को अलग कर दिया गया, और उनकी उपजाऊ भूमि जो थी वो खनिज पदार्थों तथा श्रम शक्ति पर जबरदस्ती कब्जा जमाना। साम्राज्यवाद के इन तरीकों द्वारा भी उपनिवेशों की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था थी उसका विनाश किया गया। मतलब जो कृषि योग्य या बहुत उपजाऊ भूमि थी उसको खनिज पाने के लिए खोद डाला गया, खेती बंद करा दी उस इलाके की जो उपजाऊ भूमि थी। और जो श्रम शक्ति थी उस पर जबरदस्ती दबाव डाला गया। उससे जैसे कि अब भारत में हम देखते हैं तो कई सारे किसानों पर दबाव दबाव डाला गया कि उन्हें नील की खेती करनी है, उन्हें चाय उगाना है, गन्ना उगाना है। ये तो वाणिज्यिक खेती थी, और वाणिज्यिक खेती से थोड़ी ना कोई अर्थव्यवस्था चलती है, वो तो पैसा कमाने के लिए है, और उतना पैसा तो मिलता नहीं था भारतीय लोगों को। और भारतीय लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसमें खाद्यान्न फसलें शामिल थी मुख्य तौर पर। और खाद्यान्न फसलें कम होती गई, खाने वाली जो फसलें होती हैं जैसे कि दाल हो गई, गेहूं वगैरह हो गए, ये फसलें कम हो गई भारत में अगर हम बात करें। और जो वाणिज्यिक फसलें थी, गन्ना हो गया, चाय हो गया, नील की खेती हो गई, ये ज्यादा होने लगी। तो इससे क्या हुआ? अकाल पड़े तो खाने के लिए कुछ नहीं था। अब नील खा के थोड़ी ना हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ? इस तरह जो श्रम शक्ति इस पर थी उस पर दबाव डालकर पूरी अर्थव्यवस्था को खराब किया गया। भारत के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिशर्स थे, नहीं तो आप औपनिवेशिक शक्तियां कह लो। रोजा ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का स्वाभाविक परिणाम माना। अपनी पुस्तक एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में उसने लिखा कि पूंजीवाद का प्रसार केवल तभी हो सकता है जब उसके आसपास बढ़ते हुए गलत लिखा है यहाँ पे, बढ़ते हुए उत्पाद की खपत के लिए गैर पूंजीवादी औपनिवेशिक बाजार उपलब्ध हो। देखो दोस्तों, रोजा लग्जमबर्ग हमें बताती हैं कि जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद में छुपा हुआ है, और पूंजीवाद का स्वाभाविक चीज है वो। पूंजीवाद जहां होगा वहां साम्राज्यवाद आएगा आएगा, ये कह रही हैं। ये कह रही हैं अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में, ये लिखती हैं कि पूंजीवाद का प्रसार जो है वो तभी होता है जब पूंजीवाद अपना जो सामान है उसको बेचने के लिए दूसरे पूंजी, जहां पर पूंजीवाद नहीं है उन देशों में जब वो बाजार ढूंढता है जहां पर बाजार उपलब्ध भी होता है। तो इसी तरह साम्राज्यवाद होता है। ठीक है, जब पूंजीवाद का प्रसार तभी होता है जब ये अपने सामान को बेचने के लिए, उसकी खपत कराने के लिए गैर पूंजीवादी बाजारों को ढूंढता है। परंतु जैसे जैसे इन उपनिवेशों में भी पूंजीवाद का विकास होगा तथा साम्राज्यवादी देशों द्वारा इस विश्व का बंटवारा पूरा किया जाएगा, तो साम्राज्यवाद का अंतरिम अंतिम चरण होगा। रोजा का मानना है कि गैर पूंजीवादी क्षेत्रों में पूंजीवाद तब तक फलता रहेगा जब तक कि अतिरिक्त या जो एक्स्ट्रा उत्पादन के लिए अन्य यह बाजार उपलब्ध रहेंगे। लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा बनी नहीं रह सकती। अंततः यानी कि लास्ट में जब इसका अंत होगा, उपनिवेश बन सकने वाले क्षेत्र जब समाप्त हो जाएंगे, तब पूंजीवाद व साम्राज्यवाद का अंत भी हो जाएगा।
इस प्रकार रोजा ने पूंजीवाद व साम्राज्यवाद के संबंध को अटूट माना है। देखो, यहाँ पर बात को समझो, यहाँ पे रोजा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं, ये कह रही हैं कि ये जो पूंजीवाद है उसका जैसे जैसे विकास होता है ना, जब वो अपने चरम पर पहुंच जाता है तो वो साम्राज्यवाद का भी विकास करता है। मतलब पूंजीवाद के कारण ही साम्राज्यवाद का विचार, मतलब साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो साम्राज्यवाद है वो पूरे विश्व में फैल जाता है। मतलब देखो, रोजा कह रही हैं कि ये जो पूंजीवाद की जो विचारधारा है, जो साम्राज्यवाद है, ये तब तक होता चला जाता है, ये पूंजीवाद तब तक फैलता चला जाता है और साम्राज्यवाद को करता चला जाता है जब तक गैर पूंजीवादी बाजार उपलब्ध रहेंगे। देखो, जब तक कोई ऐसा बाजार उपलब्ध रहेगा जहां पर पूंजीवाद ना हो, तब तक पूंजीवाद फैलता रहेगा। इसे आप ऐसा समझो जैसे कि एक सांप है, ठीक है, उसको जगह चाहिए, तो जब तक उसको जगह मिलती रहेगी वो आगे बढ़ते रहेगा, और जब जगह खत्म तो वो रुक जाएगा। तो पूंजीवाद भी कुछ ऐसा ही है। जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी वहां पर वो रुक जाएगा, जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं रहेगी उसकी ओर वो जाता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, रोजा कहती है, एक दिन ऐसा आएगा कि जब पूरे विश्व में ही पूंजीवाद फैल जाएगा, एक तरह से साम्राज्यवाद हो जाएगा और अब कोई नया बाजार नहीं मिलेगा। पूंजीवाद को फैलने के लिए एक नया बाजार अब नहीं मिलेगा, और इसी तरह लास्ट में जो साम्राज्यवाद है और जो पूंजीवाद है उसका अंत हो जाएगा। देखो, सबसे बड़ी बात, जो रोजा लग्जमबर्ग हैं वो एक मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित एक लेखिका हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि वो पूंजीवाद के अंत की तो बात कहेंगी, ठीक है। जो हॉब्सन थे उन्होंने पूंजीवाद की कमियों की ओर इशारा किया और एक रिक्वेस्ट सी की, लेकिन लग्जमबर्ग मार्क्सवादी विचारधारा है, इसलिए ये तो पूरी तरह अंत मानती हैं पूंजीवाद का। साम्राज्यवाद का अंत तो होना है, ये तो बात करती हैं ये, लेकिन पूंजीवाद का भी ये कहती हैं दोनों का ही अंत हो जाएगा। ये कहती हैं कि जब पूरे विश्व में पूंजीवाद फैल जाएगा धीरे धीरे और पूरे विश्व में साम्राज्यवाद हो जाएगा तो कोई जगह नहीं मिलेगी पूंजीवाद को आगे बढ़ने के लिए। तो इससे क्या होगा, तो इससे यही होगा कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का अंत हो जाएगा जब इन्हें फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो रोजा ने यही सारी बातें बताई हैं, और इस तरह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का इन्होंने कहा है कि ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है, और जब साथ साथ चलेंगे तो साथ में इनका अंत भी हो जाएगा, इनका अटूट संबंध है। तो यहाँ पे हमने रोजा लग्जमबर्ग के अकॉर्डिंग साम्राज्यवाद को समझने का प्रयास किया। देखो दोस्तों, जितने भी विचारक हैं उन सभी की आलोचनाएं भी खूब हुई हैं। जैसे कि रोजा लग्जमबर्ग की बात करें तो इनके समय में इन्हें लग रहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद दोनों खत्म हो जाएगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बीत चुका है और आज हम देख रहे हैं पूंजीवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ और आज फैल ही रहा है ये पूंजीवाद का विचार। जो रशिया था उसमें भी हम देखते हैं, जो सोवियत संघ था वो भी, उसका भी विघटन हो जाता है। तो पूंजीवाद तो अभी भी कायम है, भले ही साम्राज्यवाद स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है कि खत्म है, हालांकि इनडायरेक्टली साम्राज्यवाद भी विचारधाराओं के रूप में, संस्कृति के रूप में देखा जाता है आज भी। नव नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद की भी बात होती है, लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हुआ। तो सभी की आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी इनके विचार प्रमुख हैं जिनको हमने पढ़ा, ये प्रमुख विचार रहे हैं, ठीक है। अभी हमने हॉब्सन को भी पढ़ा था तो उनके विचार भी प्रमुख थे। देखिए दोस्तों, अभी हमें बात करनी है दोस्तों, लेनिन ने साम्राज्यवाद के ऊपर क्या विचार दिए थे, इसके अलावा हम उपनिवेशवाद को अभी हम समझेंगे, ठीक है। उपनिवेशवाद को समझना है और उपनिवेशवाद से संबंधित और भी बातें हमें करनी है, और उसके बाद जो सेकंड जो चैप्टर होगा उसमें हम राष्ट्रवाद को काफी डिटेल में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके दृष्टिकोणों वगैरह को हम देख लेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो काफी बड़ी हो जा रही है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए बच्चों को देखने में, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वीडियो है वो चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 है, और इस चैप्टर 1 को मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो लेक्चर 1 है ये क्या है, ये लेक्चर 1 है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर 1 आपको समझ में आया होगा, और लेक्चर 2 आप देख लेना, ठीक है। ये चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 का लेक्चर 1 हमने यहाँ पर खत्म कर लिया, और लेक्चर 2 में हम आगे की बात करेंगे, तो बिल्कुल कनेक्टेड बातें होंगी। प्लीज़ सेकंड लेक्चर को भी आप देख लेना, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।